अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक होमवर्क दिया था और उसमें मैंने सिर्फ ईयर का एक मिसमैच डाला था, फिगर्स वही थी। अच्छा, अब इसमें सवाल किया, ये यस में कौन शामिल है? बस तो नहीं किया। फर्स्ट जुलाई 21 को लीज पे लिया था, तो 3 साल 30 जून 22, 30 जून 23 और 30 जून 24। लेसर लेसी के दरमियान जो 3 साल तय हुए हैं वो ये हैं, लेकिन लेसर की अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग के हिसाब से चलेगी जो कि जनवरी से दिसंबर है। तो हमें जो लीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लीज के 3 साल के लिए, जबकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बननी है अकाउंटिंग ईयर के एतबार से। अब इस मिसमैच को हमने मैच करना है, तो चूंकि लीज के हैं वही 3 साल, फिगर्स भी वही हैं, तो इसलिए अब जब आप इसको 2022 140, 2023 340, 2024 180, 660 डिवाइडेड बाय 3, ये अब भी 220 ही आएगा, लेकिन ये 220 किस 12 महीने की इनकम है? काले वाले के नीले वाले? काले वाले, क्योंकि लीज के 3 साल में से हर साल 220 है। इनकम स्टेटमेंट अकाउंटिंग ईयर की बनती है, तो अब जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो हमें इस 220 में से इधर ये 6 महीने ये इस साल में लेने हैं। तो जिस तरह डेप्रिसिएशन में महीनों का फर्क आता है वैसे इसमें भी आएगा। तो अब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बन जाएंगे ऐसे 2021, 22, 23, 24। रेंट इनकम 2021 में, ये 2021 है, ये इसमें से 6 महीने आएंगे यानी 1/10। 2022 पूरा, 2023 पूरा और 2024 में भी 6 महीने। जिन्होंने किया है बताएं इसमें कोई इतराज परेशानी है तो? जिन्होंने भी किया है। और डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की आएगी? नहीं, अच्छा वो उधर गार्डन में एक बच्चे ने सवाल पूछा था इसलिए मैं सवाल दोहरा देता हूँ, आपको भी शायद किसी को मसला हो कि कल तो मैं कह रहा था कि डेप्रिसिएशन से मैच कराना है, तो डेप्रिसिएशन मेथड से मैच कराना है, टाइम से मैच नहीं कराना। डेप्रिसिएशन होनी है लेसर के एसेट की, वो तो 1 अप्रैल को मौजूद था। लीज इनकम बननी है जो लीज पे एसेट दिया है उस लीज पीरियड की। सिर्फ मेथड की बात की थी कि मेथड से मैच कराना, ये नहीं था कि अगर डेप्रिसिएशन 9 महीने की चार्ज हो रही है तो लीज इनकम भी 9 महीने की होगी। सिर्फ मेथड की बात की थी कि सेम रहेगा। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन पे बांटा था इसलिए लीज इनकम भी बराबर स्ट्रेट लाइन पे बांटी है। डेप्रिसिएशन IAS 16 9 महीने इस्तेमाल हुआ है तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी 75, बाकी पूरी पूरी, और यहां 3 महीने की। यार आवाज बीच में मिसिंग हो रही है ना, इसका तो नहीं मसला होता होगा। 2024 में कितनी? 1 लाख, क्योंकि एसेट खरीद लिया बस, अब हर साल पूरा पूरा डेप्रिशिएट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में ये इस तरह से आएगी बात। जी, होमवर्क जिन्होंने नहीं भी किया था पहले शर्म करें, फिर पूछ लें कुछ पूछना है तो। हाँ जी, जिन्होंने नहीं भी किया जी।
बाय डिफॉल्ट मंथली होता है, ये तो बस एम ही पुराना सा तरीका है कि फुल ईयर बेसिस डेप्रिसिएशन, वरना डेप्शन महीनों के हिसाब से ही होती है। अगर कह दिया है कि डेप्शन फुल ईयर बेसिस है तो फुल ईयर है, वरना तो फुल ईयर एक बेकार तरीका है। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट डन। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, इसके लिए बना लेते हैं वही वाली अपनी वर्किंग। $2021 कैश कितना? कोई भी नहीं, 21 में है ही नहीं कैश। इनकम कितनी? 110, तो इसलिए सारा का सारा रिसीवेबल आ गया 110। अब साल बेशक वही, फिगर्स वही हैं, लेकिन अकाउंटिंग के मिसमैच होने की वजह से ये हुआ कि अब वो रिसीवेबल और एडवांस में फर्क पड़ गया। 2022 में ये बन गया इधर बीडी रिसीवेबल, 2022 की इनकम 220, 2022 में कितना कैश मिला? 140, ये फिर रिसीवेबल आ गया 190। फिर 2023 में ये सीडी इधर बन गया बीडी 190, इनकम आ गई 220 और कैश कितना मिला? 340। और अब किधर फिर रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल बन गया और फिर 2024 में ये रिसीवेबल यहाँ बीडी बन गया 70, इनकम आ गई 110 और कैश 180 और बस। तो एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी है ही नहीं, तो करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख का एसेट, पहले साल 75 डेप्रीशिएट होके 1425 रह गया, फिर 1 लाख डेप्रीशिएट होके 1325, फिर 1225 और फिर 1125 और रेंट रिसीवेबल बन गया 110, 190 और 70। ये हो गया जी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एसओसीआई। हाँ जी, एसओसीआई एसओएफपी डन। एंट्रीज पे आते हैं। फर्स्ट अप्रैल 21 प्लांट मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट 15 लाख। फिर ईयर एंड आ जाएगा तो 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 75,000 और कैश तो कोई नहीं मिला, लेकिन इनकम बनेगी रेंट इनकम 110 और मिला कुछ नहीं, इसलिए रेंट रिसीवेबल
फिर 2022 30 जून 22 को कैश मिला 140। अच्छा, कल बताया था कि अगर कैश ईयर एंड पे नहीं मिल रहा ना तो फिर 2-3 तरीके हैं। मैं एक तरीका ये कर रहा हूं कि सारी की सारी इनकम बना देते हैं। आपने हो सकता है इससे और तरीकों से किया हो। पिछली क्लास में सुबह को मेरा ख्याल है कुछ 2 तरीके और मुझे बच्चों ने बताए थे, वो भी सही थे। एक तरीका मैं कर रहा हूं, और किसी ने किसी और वैरायटी से किया हो तो वो भी मुझसे पूछ लेना। मैं बहरहाल एक तरीका कर रहा हूं। जो मिला सब इनकम, रेंट इनकम, ईयर एंड पे करते हैं जाके हिसाब किताब। ईयर एंड आ गया, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। रेंट इनकम का करते हैं साहब, कितनी इनकम बननी चाहिए? 220, 140 बन रही है तो 80 और बना लेते हैं। तो रेंट इनकम मजीद क्रेडिट 80,000 और रिसीवेबल डेबिट। किसी और तरीके से किसी ने किया हो तो मुझसे करा लें कंफर्म। जी डेबिट रिसीवेबल 190 से डेबिट क्यों कर दिया? अरे वो तो सीडी बैलेंस था ना, सीडी बैलेंस की थोड़ी एंट्री होती है। देखें अब यहां पर क्या हुआ कि पहले रिसीवेबल था 110, 80 और रिसीवेबल हो गया, तभी तो जाके सीडी 190 बना है। एंटी सीडी की अमाउंट से नहीं होती है। नेट 80 रह गया जी। 30 जून 2022 को केस आया एक अच्छा था, तो सबसे पहले तो वो रिसीवेबल जो था वो क्रेडिट कर दिया परफॉर्म को एडवांस। ठीक है, बिल्कुल। फिर ईयर एंड पे क्या किया? एडवांस रेंट 30,000 वो डेबिट हो गया और रेंट रिसीवेबल 1,90,000 आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। 30,000 की इनकम बना ली, ठीक है, एक ना, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 2023 में 30 जून 23 कैश डेबिट, कितना कैश मिल रहा है? 340 क्रेडिट। साल के एंड पे देखेंगे। 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। कितनी इनकम बननी चाहिए? 220। कितनी बना बैठे हम? 340। तो ज्यादा बना लिए, कम कर देते हैं। रेंट इनकम कर देते हैं कम। कितनी कम करनी है? 220 तक लाना है, 120। अच्छा, ज्यादा क्यों बना ली थी? क्योंकि पैसे ज्यादा मिल गए थे। पैसे क्यों ज्यादा मिल गए थे? क्योंकि पुराना रिसीवेबल चला आ रहा था, तो वो रेंट रिसीवेबल 120 से कम हो जाएगा। और रिजल्ट ये देखें कि यहां तक रिसीवेबल कितना बन चुका हुआ था, कहां तक पहुंच गया हुआ था? 190, 120 क्रेडिट कर दिया, 70 रह गया ना, ये वो 70 है। और 2024 30 जून 24 कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 180। 31 दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। और 31 दिसंबर 24 इनकम 220 बनानी है, 180 हुई है अभी, 110 बनानी है, सॉरी। तो ज्यादा कर दी है तो डेबिट कर देते हैं, 70 से डेबिट कर देते हैं, और वही पुराना रिसीवेबल वही रह गया हुआ था, वो 70 क्रेडिट हो जाएगा। ये है जी होमवर्क वाले सवाल की एंट्रीज, एसओसीआई और एसवीएफपी। जिन्होंने किया है वो भी को मसला है तो पूछ लें, जिन्होंने नहीं किया वो भी बताएं इसमें क्या बात पूछनी। किसी ने कुछ नहीं पूछना? चल फिर सवाल लिखें। और
ऑन 1 जनवरी, अगला सवाल लिखवा रहा हूं। ये नोट कर लिया कि कर रहे हैं अभी? कर लें नोट कर लें पहले। कितना सा लगेगा? On 1 January 21, a machine was on 1st January 21, machine was given on operating lease. Machine was given on operating lease for 3 years. For 3 years. Lease payments. लीज पेमेंट्स पता नहीं क्या। हाँ नहीं, कल क्यों कर लेंगे, अभी करेंगे। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, लीज पेमेंट्स पेएबल ऑन एवरी 31st दिसंबर। लीज पेमेंट्स पेएबल ऑन एवरी 31st दिसंबर। आपकी पहली क्लास होती है? मेरी 5वीं होती है। क्या यार, क्या बता रहा हूं मैं। लीज पेमेंट्स पेएबल ऑन एवरी 31st दिसंबर वर एग्रीड एज फॉलोज। लीज पेमेंट्स जो कि हर 31 दिसंबर को देनी है, वर एग्रीड एज फॉलोज। 2021 वाली 180,000, 1,80,000। 2022 वाली rent will increase by 20%. Rent will increase by 20%. और 2023 वाली rent will decrease by 40%. 21 का रेंट तय हो गया 180। अगले साल के लिए 20% महंगा हो जाएगा, उससे अगले साल के लिए 40% सस्ता हो जाएगा। अच्छा, किसका 20 और किसका 40? जो 20 है उसका 180 का 20% बढ़ के यहां पहुंचेगा, फिर यहां से 40 नीचे गिरेगा। तो ये 3 साल का रेंट इस तरह से तय हो गया। उसके बाद लिखिए इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर ऑन 1 जनवरी 21, on 1 जनवरी 21 was 15,000, 15,000। दी अंडरलाइंग मशीन, यानी यही वाली मशीन जो लीज पे दी है, दी अंडरलाइंग मशीन was purchased for 1.2 million,
1.2 मिलियन, 12 लाख की खरीदी थी ऑन 1 जनवरी 2019। ये जो मशीन अभी लीज पे दी है ना, ये 1 जनवरी 2019 को खरीदी थी 1.2 मिलियन की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 12 साल, 12 years। रिक्वायर्ड है हमसे यही सब 2021, 22, 23 SOCI के एक्सट्रैक्ट्स, SOFP के एक्सट्रैक्ट्स और जनरल एंट्रीज। दो 2021, 2022, 2023 2021 का तय हुआ है 180 है, 2022 का 216। ये निकला ऐसे कि 180,000 को 20% बढ़ा दिया। फिर उसके बाद 2023 का तय हुआ 216 को 40% कम कर दिया, 129,600। ये 22 और 23 वाली फिगर बताइएगा, समझ नहीं आई तो। हाँ भाई 22, 23 टोटल कितना बन गया? 525,600। तो पर ईयर आ गया 175,200। इनकम होगी ये। तो 2021, 22 और 23 रेंट इनकम बन जाएगी 175,200, 175,200, 175,200। 21 में कैश मिला 180, इनकम बनी है 175,200, तो एडवांस आ गया 4,800। फिर 2022 में ये एडवांस इधर बीडी बन गया 4,800। $175,200, कैश 216,000 और अभी भी ज़्यादा पैसे मिल गए ना, तो क्लोजिंग एडवांस आ गया 45,600। अच्छा, जो लोग मुझसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, मैं ना बहुत एनर्जी से पढ़ाता हूँ। ये रमज़ान में ना सेल ख़त्म होने वाले हो जाते हैं, तो रमज़ान के बाद आग लगा देंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान में ना अभी इस वक्त बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो गई होती है, अभी कॉस्ट भी है इसके बाद। 45 इनकम है 175,200 और कैश
129 और ये हो गया पूरा पूरा। तो दोनों साल में करंट लायबिलिटी ही है, करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगर आप अभी साथ साथ बना रहे हैं ना, तो इधर मैंने 3 लाइनें लिखनी है इधर नॉन करंट में, तो इसके हिसाब से जगह रखिएगा। अभी एडवांस रेंट 4800 45600 और जी यहाँ तक नोट करें। फिर मैं बल्कि हाँ, वो एक और आसान चीज, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख। और इधर मैंने अभी 1 लाइन और लिखनी है इधर, वो आपको कल पॉइंट दिखाया नहीं था ना, वो पूरा करवाता हूँ। 1 लाइन वो आनी है और इधर नॉन करंट एसेट में प्लांट और मशीनरी के नीचे मैंने भी 2 लाइनें लिखनी है। तो 2021 की बैलेंस शीट में प्लांट कितना जी? 19 में खरीदा था ना, तो 19, 20, 21 3 साल गए तो 9 लाख, फिर 1 लाख और गया और फिर 1 लाख और गया। चले यहां तक नोट करें, आराम आराम से है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से नोट करें। यहां तक नोट करें, फिर मैं आपको वो जो पॉइंट कल लिखवाना था वो बताता हूं, और ये 15,000 का क्या करना है बताता हूं। यहां तक नोटेड, तो मैं चलो आगे। चले ठीक है, नई बात समझाता हूं। ये जो ऑपरेटिंग लीज है ना, ये तो अभी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। फाइनेंस लीज में मैंने बहुत सारी डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह सब बतानी है, वो काफी सारी हैं, फार्मूले हैं बहुत सारे। तो तब मैं ऑफिशियली लिखवाऊंगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अभी सिर्फ जबानी बता रहा हूं। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई घर किराए पे देना है, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर अगर ये सारी डील करवा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर किराएदार से भी कमीशन लेगा और मालिक मकान से भी कमीशन लेगा। तो ये कमीशन अगर किराए पे घर चढ़ता तो कमीशन दे रहे हैं, या नहीं भी है तो भी कमीशन देनी थी। तो इस ट्रांजैक्शन के होने से ये कमीशन दे रहे हैं। ये तो एक मिसाल है। इस खर्चे को कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल मतलब शुरू, डायरेक्ट लीज से डायरेक्टली रिलेटेड है, कॉस्ट खर्चा। तो लेसर ने ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे की है, लेसी ने भी की होगी, लेकिन वो पढ़ेंगे जब बुक्स ऑफ लेसी पढ़ाऊंगा। तो लेसर इसकी क्या अकाउंटिंग करेगा, हम वो बात करने लगे। ये लेसर के लिए खर्चा है, मिसाल कमीशन समझ लें। तो लेसर इसको एक्सपेंस बनाएगा, या मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दे। मशीन की कॉस्ट में क्यों ऐड कर दे हैं?
मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा नहीं है, तो इसलिए मशीन में नहीं ऐड होगा, ये एक्सपेंस बनेगा। खर्चा, बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस है, बेनिफिट मिलना है अभी तो एसेट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि खर्चा उस पीरियड में एक्सपेंस बनना चाहिए और उसी पैटर्न से बनना चाहिए जब उसे बेनिफिट मिल रहा है। ये कमीशन क्यों दे रहा है लेसर? 15,000 रुपए लेसर ने क्यों दिए? रेंट आउट करने के लिए ना, तो इससे फायदा क्या होगा? उसको रेंट मिलेगा। तो उस रेंट को हम कितने अरसे में इनकम बना रहे हैं? 3 साल। तो इस 15,000 से जो बेनिफिट मिलेगा वो 1 साल में नहीं, वो 3 साल में फैल के मिलेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर ये है कि हमें इस 15,000 को फॉरेन एक्सपेंस कहने की बजाय 3 साल में फैलाना चाहिए। ठीक है, ये आधी बात थी। दूसरी बात, हर साल बराबर लाजमी, मतलब 5-5-5। इस सवाल में तो हाँ 5,000, लेकिन इसको 3 साल में फैलाने का मकसद क्या है? मैचिंग करना ना। किसे मैच कर रहे हैं? रेंट इनकम से। तो फिर इसको उसी पैटर्न से एक्सपेंस बनाना है जैसे रेंट इनकम को इनकम बना रहे हैं। जैसे अभी इस सवाल में तो हर साल रेंट इनकम बराबर है, इसलिए इस सवाल में बिल्कुल आईडीसी एक्सपेंस हर साल में 5,000 ही आएगा। लेकिन जिस सवाल में, और इनफैक्ट अगले सवाल में, जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो जिस पैटर्न पे होगी ये आईडीसी एक्सपेंस भी उसी पैटर्न पे एक्सपेंस बनेगा। अब इसकी अंग्रेजी पूरी कराता हूं। हाँ, एक बात और, पहले बात पूरी समझा लूं फिर मैं कल वाला पॉइंट लिखवाता हूं। पेमेंट कितनी की? 15,000। 2021 में 15,000 पे कर दिया, लेकिन एक्सपेंस उसमें से अभी सिर्फ 5,000 माना, तो बाकी प्रीपेड टाइप हो गया ना, तो बाकी प्रीपेड एक्सपेंस है, कहां आएगा? एसेट्स में आएगा। कॉन्सेप्चुअली हाँ ये प्रीपेड एक्सपेंस है, लेकिन आईएफआरएस 16 ये कह रहा है कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस आप कहने लगे हैं इसको, ये एसेट है, ये भी और ये भी दोनों मिलकर ये कमा के दे रहे हैं। यानी जो मशीन किराए पे दी है ये भी वो कमा के दे रही है और कमीशन का भी यही बेनिफिट आ रहा है। तो बेशक वो कमीशन कोई पीपीई नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों मिलके कमा के दे रहे हैं इसलिए उस 10,000 को आप यहां पीपीई में शामिल शो करेंगे, यानी यहां पर 10,000 शो होगा। 5 को तो एक्सपेंस बना लिया ना। तो जो प्लांट अगले साल डेप्रिशिएट कर देना होता है उसको हम तोड़ के करंट में लिख देते हैं। जो प्लांट है जितना अगले साल डेप्रिशिएट होना होता है क्या वो करंट में लिखते हैं? नहीं ना। तो इसको उसके अब इसने ना उठना बैठना प्लांट के साथ शुरू कर देगा, अब ये उन्हीं के साथ जाएगा, तो इसलिए करंट नॉन करंट में नहीं तोड़ना। अगले साल क्या हुआ? इस 10,000 में से 5 और एक्सपेंस बन गया, तो बाकी 5 रह गया, वो पीपी में आ जाएगा। और तीसरे साल बाकी 5 भी एक्सपेंस बन गया, तो खत्म हो गया। इसका समझाना रिपीट कर रहा हूं। आईडीसी यानी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसकी मैं आपको ऑफिशियली डेफिनेशन लिखवा दूंगा, याद भी रखिएगा वो, अभी सिर्फ जबानी काफी है। ये वो खर्चा है जो लेसर शुरू में पे कर रहा है ताकि लीज हो, मिसाल के तौर पे कमीशन खर्चा है इसलिए एक्सपेंस बनेगा, लेकिन सारा का सारा पहले साल में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये खर्चा कर रहे हैं तो रेंट इनकम आ रही है, तो इसको मैच कराना चाहिए। तो ओवर द पीरियड उसी पैटर्न के साथ इसको एक्सपेंस बनाना है, और पेमेंट में से जितना अभी एक्सपेंस नहीं बनाया उसको प्रीपेड एक्सपेंस कॉन्सेप्चुअली तो कहना है, लेकिन उसको प्रेजेंट पीपीई में करना। अब लिखें अंग्रेजी, जो कल जगह छोड़ी थी ना उधर आए। क्या लिखा था कल? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसर शैल बी एडेड टू द कैरिंग अमाउंट, shall be added to the carrying amount of the underlying asset, and recognized as expense, over lease term using the same basis as of lease income, यानी जिस पैटर्न से रेंट इनकम बनाई है ना उसी पैटर्न से इसको फैलाना, सेम बेसिस एज ऑफ लीज इनकम।
तो ये हो गया SOFP SOCI, इसकी कर लेते हैं एंट्रीज। 1 जनवरी 21 IDC डेबिट कैश क्रेडिट 15,000। ये जो IDC डेबिट किया ना, ये समझ लें एक एसेट डेबिट कर लिया, यानी इसको एज एन एसेट हम ले आए। उसके बाद ईयर एंड पे 3 काम होंगे। प्लांट डेप्रिशिएट होगा 1 लाख। ये जो IDC है इसमें से 5,000 तोड़ के एक्सपेंस बनेगा, P&L डेबिट IDC क्रेडिट। और तीसरा काम कैश डेबिट 180, इनकम जबकि बनानी है 175 200, और बाकी आ जाएगी एडवांस रेंट 4800। हाँ जी, गलत लिख दिया कुछ? पूछना है इसमें कुछ? ये जो IDC पे किया है ना, ये एक एसेट अकाउंट है, तभी तो उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे प्लांट एसेट बन गया, अब ये तोड़ तोड़ के डेप्रिशिएट होगा, तो वैसे ही इस IDC को भी हमने एक एसेट ही माना और PPE में उठा बैठा रहे हैं इसको, उसी में से खत्म करता करता एक्सपेंस बनेगा। तो ये इसको हमने एक एसेट सोच के डेबिट किया है और फिर इसमें से 5,000 निकाल के एक्सपेंस बना दिया। यही तो बता रहा हूं, इसको अब हमने PPE में शामिल कर दिया। क्या PPE में भी ऐसे करते हैं कि इसमें से जितना अगले साल डेप्रिशिएट हो जाना उसको तोड़ के करंट में लिखते हैं? नहीं करते हैं ना। अब ये PPE के साथ जुड़ गया, अब ये उन्हीं के साथ उठे बैठेगा, तो फिर इसको भी करंट नॉन करंट नहीं तोड़ना। अगर होता ना ये सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस तो हाँ तोड़ के लिखते, लेकिन अब ये सादा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं रहा, ये उनकी लीग में शामिल हो गया। December 22 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। 31 December 22 P&L डेबिट IDC क्रेडिट 5,000। और 31 December 22 कैश डेबिट 216,000। रेंट इनकम 175 200, और मजीद फालतू पैसा आ गया तो एडवांस रेंट। कितना एडवांस रेंट? नहीं 40,800। 45 तो CD बैलेंस है ना, ये यहां से निकल रहा है, इधर से इतना कैश मिल गया, जबकि इनकम सिर्फ इतनी माननी है, तो बाकी एडवांस है। यही वजह है कि पहले एडवांस इतना था, इतना और हो गया, तो जाके CD वो 45,600 बन गया। और 31 December 23 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। P&L डेबिट IDC क्रेडिट 5,000। कैश डेबिट 129,600, जबकि रेंट इनकम क्रेडिट 175,200। तो डेबिट और चाहिए। पैसे कम क्यों मिले? पहले ज़्यादा मिल गए थे, तो एडवांस रेंट डेबिट, तो ये वही है जो उसका CD था। और लिखें सवाल, अब इसमें आर्स मेथड डाल देता हूं। हैं? हाँ ये वाला काफी है, और लिखें। करें यार, मैंने कौन सा रजिस्टर वापस ले लिया, करें नोट।
ठीक है, नोटेड। चले अभी आर मेथड पे आते हैं हम, और बस ये बहुत है सवाल, फिर प्रोटीन लीज बहुत है, फाइनेंस लीज कल से मैं कराऊंगा शुरू। ऑन 1 जनवरी 2021, ऑन 1 जनवरी 2021 a machine was purchased for 9 लाख रुपए, 900,000, and leased out on the same day, for 3 years. Following lease payments were agreed. डेट बताऊंगा पेमेंट की और अमाउंट बताऊंगा। 31 दिसंबर 21, 75,000। 31 दिसंबर 21, 75,000। 31 दिसंबर 22, 95,000। और 31 दिसंबर 23, अरे वाह, कैसे पता चला? 160,000। ठीक है, पेमेंट चाहिए, अमाउंट बता रहा हूँ 75,000, 95,000 और 160,000। चलें, पेमेंट चाहिए। एज पर कॉन्ट्रैक्ट machine will be used as follows. As per contract, machine will be used as follows. दो 2021 में 1250 आवर्स, 2022 में ये 3550 आवर्स, और 2023 में 1800 आवर्स। लेसी इस तरह से यूज करेगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर, 13,200, 13,200। Total useful life of machine, 36,000 hours, 36,000 hours। और एडीसी भी हो गया, और बस रिक्वायर्ड है आपसे यही सब कुछ। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स और एंट्रीज 2021, 22 और 23 हैं, जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। ये होमवर्क है, करके आइएगा, करना है सबने, सारे करके आइएगा। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।